जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर रैली से मचा बवाल। लाल किले पर हुआ हमला, 18 पुलिस कर्मियों को भेजना पड़ा अस्पताल। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और किसानों के समर्थन में हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपको बताएंगे लगातार आज 26 जनवरी को किसानों ने बड़ा हमला किया, पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टरों से कुचला। दरअसल आपको बताते चले लगातार किसानों ने हार नहीं मानी और तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगातार आज प्रदर्शन किया। आपको बताते चले तीनों कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की आज ट्रैक्टर रैली हो रही। इसी समय किसानों ने सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ दिए। किसान दिल्ली की आईटीओ और फिर लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले के भीतर जमकर हंगामा हुआ। किसानों ने एक और झंडा फहराया। इससे पहले पुलिस ने इससे पहले दावा किया था कि दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर सील हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन काबू से बाहर हो गया। आपको बताते चले पुलिस ने कई जगह बल प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आईटीओ पर भी किसानों ने बवाल किया और इसके बाद लाल किले पर निकल गए। यहाँ एक नारेबाजी और एक अन्य झंडा फहराया, किसान वापस लौटने लगे। आपको बताते चलें दिल्ली पुलिस के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर के पास किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। उधर असरधाम नोएडा मोड़ के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। कुछ जगहों से झिटपुट हिंसे की खबर आई। ट्रक समेत कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर आई। आपको बताते चले मुबारका चौक पर हालत थोड़े खराब हुए। इसके साथ ही टिकरी बॉर्डर के आगे नांग लोई में भी पुलिस बैरिकेड तोड़े गए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, लेकिन ठीक 12 घंटे पहले सुबह का वक्त था, सूरज उग रहा था। उस वक्त यहाँ पर लंगर चल रहा था। शाम का वक्त है, अब भी यहाँ पर लंगर ही चल रहा है। अलग अलग तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में लोग बीते 12 घंटों के सफर के बाद लौटे हैं, तो यहाँ पर भोजन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस 12 घंटे के दौर में ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के गणतंत्र दिवस की गूंज कुछ नए सिरे से हो चली है। और शायद आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कोई आंदोलन इतनी तीव्रता के साथ, वह भी दिल्ली में पनपा और दिल्ली को अपने आगोश में समेटता चला गया, जहां पर पहली बार इस बात का एहसास हुआ क्या वाकई लाल किले पर 2 झंडे फहराए जा सकते हैं, एक राष्ट्रीय अस्मिता को लिए हुए और दूसरा आंदोलन की तीव्रता को लिए हुए। तो क्या किसान आंदोलन ने ऐसी तीव्रता इस देश के भीतर में हासिल कर ली, या फिर इस देश का सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ऐसी अवस्था में इस देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर यह परिस्थितियां होनी ही थी। क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब के विरोध प्रदर्शन से निकला जरूर, उसके बाद हरियाणा को इसने समेटा जरूर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम जहां पर खड़े हैं वो एक लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिरा है, यह गाजीपुर का इलाका है। और 12 घंटे पहले सुबह के वक्त यहीं से लोग निकले थे। उस वक्त किसी को एहसास नहीं था कि जो निर्धारित रूट है उससे हटकर हर की आंख लाल किले की तरफ है, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से हर 15 अगस्त यानी आजादी के दिन देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करते हैं। और यह परंपरा कोई आज की नहीं है, 1947 के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन 1947 के बाद से 2020 तक इस देश में लगभग 42 आंदोलन हुए हैं, जिसमें से 6 आंदोलन खेती से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कोई आंदोलन लाल किले तक पहुंचने की स्थिति को दिखला नहीं पाया। तो फिर यह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लाल किले तक पहुंचकर झंडा फहराने की सोच थी? वह कौन सी इस देश की परिस्थिति थी जिसमें पहली बार गणतंत्र के दिन ही यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही याद संविधान को भी किया गया? और संविधान इस दौर में किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए मटियामेट होता चला जा रहा है, यह भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन 3 कानूनों का जिक्र होता है, तो यहां पर जब बात किसी से भी कीजिए वो इस बात का जिक्र करता है पार्लियामेंट के भीतर भी वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून नहीं भेजा गया, राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, फिर भी यह कानून की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। हमें लगता है कि आज आपको कुछ ऐसे पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई इस देश के भीतर में संविधान को ही ताक पर रखा जा चुका है, और खास तौर से राजनीतिक सत्ता। क्योंकि भारत के संविधान के भीतर में हर वो चीज दर्ज है जिस चीजों को मौजूदा वक्त में खत्म किया गया, चाहे वो नागरिकों के अधिकार हों,
चाहे इस देश में बोलने की आज़ादी का सवाल हो, चाहे इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे कृषि का ही सवाल क्यों ना हो, ये सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच आर्टिकल दर आर्टिकल कैसे खारिज हो गए हैं। हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए आज जरा समझ लीजिए कि किस स्थिति में इस देश ने राजनीतिक सत्ता के जरिए कानूनों को खत्म किया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगर आंदोलन ही कानून से इतर देखने लगे तो फिर इस देश के सामने कौन सी व्यवस्था बचेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर कहता है कि आर्टिकल 14 से 18 तक इस देश के नागरिकों को उसके हर अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। क्या राज्य ने ऐसा किया है? आर्टिकल 21 बहुत साफ तौर पर कहता है कि लाइफ और लिबर्टी की रक्षा स्टेट को करनी है, लेकिन इस देर में एक लंबी कतार है जब बड़ी तादाद में लोगों ने कुछ भी कहा उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोका गया। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में आलोचना करना सरकार का कितना भारी पड़ जाता है यह भी छुपा हुआ सच नहीं है। यह सब कुछ बहुत पारदर्शी हो चला है। आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र करता है उसके मातहत इस देश के भीतर में हाथरस की घटना हो या उत्तर प्रदेश में नून रोटी में जीते हुए बच्चों का जिक्र हो, जेल में ठूस दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत दायरे में ममता बनर्जी भी आएंगी और एक वक्त जयललिता भी आती है। राजनीतिक सत्ताएं गुजरात की भी आई है, राजनीतिक सत्ताएं राजस्थान की भी आई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी धज्जियां कैसे उड़ी, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खास तौर से आर्टिकल 25 जिस बात का जिक्र करता है उसकी धज्जियां इस देश के भीतर में कैसे किस रूप में राजनीतिक तौर पर उड़ाई गई, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। आर्टिकल 29, इस देश के बच्चे स्वस्थ रहें, इस देश के भीतर में कानूनी व्यवस्था न्याय की तरफ देखे, इसके लिए आर्टिकल 39A है। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उम्मीद और आशा इस देश की जनता के साथ जुड़ी रही, क्या वो मौजूदा वक्त में है या कोई कटघरा खड़ा करती है, यह भी एक सवाल है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो जो आर्टिकल 43 है वह इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मजदूरों को एक बेहतरीन वेज का जिक्र करता है, यानी उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र करता है। लेकिन यहां जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, इसमें सिर्फ किसान नहीं है, मजदूरों की तादाद भी है। जो छोटे कृषक और सीमांत किसान जिन्हें कहा जाता है उनकी मौजूदगी भी इसमें है, जिनके पास लगभग आधे हेक्टेयर से भी कम की जमीन होगी। यह भी एक सच है। क्या उनको वाकई मिलता है? और इसी से जुड़ा हुआ एमएसपी का सवाल आकर खड़ा होता है। इस देश के भीतर में एमएसपी को कोई आज नहीं बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में एमएसपी का जिक्र था और बहुत साफ तौर पर जिक्र था कि किस तरीके से एक न्यूनतम कीमत फसल की मिलनी चाहिए। धीरे धीरे वो चीजें डाइल्यूट होती चली गई। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की परतों को खोलिएगा तो आपको 48A मिलेगा, जिसमें आपको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। 51 में देखिएगा तो बहुत साफ तौर पर है कि इस देश को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना है। लेकिन क्या वाकई साइंटिफिक तरीके से देश को डेवलप किया जा रहा है, या फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार हिंदुत्व का नारा लगाते हुए एक नई परिस्थिति इस देश में बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि आज संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन भारत गणतंत्र के तौर पर पहचान पाता है। जिस लाल किले के प्राचीर तक किसान पहुंचे, जिस लाल किले के प्राचीर तक झंडा फहराने की परिस्थितियों को इस देश में ले आया गया, वो एक सफर है। और इस सफर की बेहतरीन भूमिका अगर इस बात से समझे कि क्या वाकई कानून का राज इस देश में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अपने आर्टिकल्स को भूल चुका है, इस देश में सरकार जो है क्या वो इस बात को भूल चुकी है कि जो संविधान के तहत राजनीतिक व्यवस्था चलनी चाहिए वह भी चीजें खत्म हो चली हैं। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जिक्र हम इसलिए यहाँ पर आकर करना चाहते हैं क्योंकि ये आंदोलन की एक पड़ाव के तौर पर है 26 जनवरी। इसके आगे 1 फरवरी का सवाल आएगा। 1 फरवरी जब संसद मार्च की दिशा में किसान बढ़ेंगे तब दिल्ली क्या करेगी। दिल्ली को लेकर सवाल कोई पहली बार नहीं उठे हैं, हर आंदोलन के वक्त उठे हैं। और हम आपको बताएं, जिस वक्त जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने रामलीला मैदान की जगह लाल किले को ही चुना था और लाल किले के पीछे वाले मैदान में ही बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग जमा हो गए थे।
इंदिरा गांधी की कुर्सी उस वक्त कांपने लगी थी और जयप्रकाश नारायण ने जब ऐलान किया कि अब हम लोग संसद की मार्च करेंगे